अमित, मैं आपको एक हेल्थ जोक सुनाती हूँ जी। आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर से कहता है कि डॉक्टर साहब, मुझे खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती। खाना खाने के बाद? खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, बताइए मैं क्या करूं? आप जानते हैं डॉक्टर ने क्या जवाब दिया होगा? रात भर धूप में बैठो, ठीक हो जाओगे। सही बात है। बिल्कुल। बात चाहे नींद की हो, खान पान की, या फिर जीवन शैली से जुड़ी अन्य बात, बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखें, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है। और आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए एक्सपर्ट्स स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दिनेश यादव, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक, डॉक्टर RML हॉस्पिटल। आपका स्वागत है हमारे शो। साथ ही वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर अनु माहेश्वरी का। नमस्कार डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर दिनेश, जब बदलते हुए लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके का लाइफस्टाइल हमारा हो गया है जो वो बच्चों पर बुरा असर डाल रहा है? जिस दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की कमी थी जी। इस ग्रीन रेवोल्यूशन से और इस वाइट रेवोल्यूशन से, और साथ में ज़िंदगी के मापदंड जो बदलते जा रहे हैं, उनसे पूरी तरह से इंसान का जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। और उसका असर है कि जहाँ खाने की कमी थी और देश में, दुनिया में कुपोषण था, वहाँ एक अलग किस्म का कुपोषण, ओबेसिटी, मोटापा, मोटापे से जनित हाइपरटेंशन, दिल की और बीमारियां जो कि आम तौर पे 50-60 साल की उम्र में देखी जाती थी, वो 25 से 30 साल में दिल की बीमारियां, और बहुत सारी हड्डी की बीमारियां, लिवर में फैट का जमा हो जाना, बच्चों में डिप्रेशन हो जाना, और यहाँ तक कि कुछ किस्म के कैंसर, जो ये सब चीज़ें सब वयस्कों, और वयस्कों भी नहीं बल्कि बड़े और बुजुर्गों की बीमारियां थीं, वो सब वयस्क में और यंग जो बच्चे हैं उन सब में ये देखी जाती है। मतलब ओवर ईटिंग भी इसका एक प्रभाव है, मतलब देखा नहीं, इसको ओवर ईटिंग नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे चेंज इन पैटर्न ऑफ ईटिंग। जो पहले खाना था वो परिवार के अंदर बना हुआ खाना था, उसमें बहुत सारा फाइबर था, उसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे, उसमें काफ़ी बैलेंस डाइट थी, क्योंकि कई जगहों से अनाज, दाने, उनके कई तरफ से फल, ये सब होते थे। आज की तारीख में जिस तरह का भोजन आ गया है वो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स हैं, जिसमें ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है। एक बार का भोजन ही कुछ नहीं तो 1000 से 2000 कैलोरी दे देता है। आपने पिज़्ज़ा मंगा लिया, एक कोल्ड ड्रिंक मंगा ली, एक केक आ गया, तो एक बार में 2000-1800 कैलोरी खा लिया, जो कि आमतौर का खाना ना तो इतनी कैलोरीज देता था, और वो बैलेंस था, उसमें फाइबर था, सब कुछ था जो आपको स्वस्थ रखता था। साथ में जीवन में मेहनत थी, आदमी खेत पे जाता था या और अन्य भारी काम करता था, वो सब बंद होके स्क्रीन टाइम आ गया, आप टीवी पे हैं या कंप्यूटर पे हैं। जी बिल्कुल। मैं टीनेजर्स की बात करना चाहूँगा डॉक्टर अनु, क्योंकि 13 से लेकर 19 वो उम्र है जब कोई भी स्टूडेंट या विद्यार्थी पेरेंटल कंट्रोल से इंडिपेंडेंस की ओर जा रहा है। Absolutely. और उनको लगता है हमारे माँ बाप हमारे इशू समझते नहीं है, तो जब वो आपके पास आते हैं वो अपनी बात कैसे साझा करते हैं? एक्चुअली एडोलेसेंट जो एक एज ग्रुप है वो ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे माँ बाप पे डिपेंडेंस इज ट्रांजिशनिंग इनटू माँ बाप पे इंडिपेंडेंस, और सुपर बेसिकली दे वांट टू बिकम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, दे वांट टू ट्रांजिशन क्विकली टू अडल्ट लाइफ। लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड, उनको ये समझ नहीं आता कि इस फेज में जो टीन्स की आप बात कर रहे हैं, हाउ दे शुड बिहेव, या किसको हम जाके अपनी बात कहें। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे सर ने बात की ओबेसिटी की, अब उनको पता नहीं कि खाना क्या खाना है, उनको माँ बाप की बात नहीं सुननी, उनको अपने दोस्तों की बात सुननी है, एंड दे डोंट नो कि अगर मुझे तकलीफ है या मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वेयर शुड आई गो, मैं जाऊँ कहाँ। तो हमारे देश में एक प्रोग्राम है, नेशनल प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच इज़ बेसिकली राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हमारी सरकार ने एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स में जितने भी बड़े बड़े सरकारी अस्पताल हैं, इनमें एडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि एडोलेसेंट अपने माँ बाप के साथ आए। अच्छा। दे कैन कम, आ सकते हैं, डॉक्टर से मिल सकते हैं, वेटिंग टाइम नहीं होता, वहाँ पे जो डॉक्टर हैं दे आर नॉन जजमेंटल। बट डॉक्टर दिनेश, ऐसा होता है कि माँ बाप के साथ एडोलेसेंट आया और माँ बाप बाहर बैठे हैं और बच्चा अपनी बात खुद आपके साथ कर ले?
ये बदलते हुए समय की प्रतीक हैं। हाँ। अगर आप आज से 10 साल पहले भी देखें और अभी भी ऐसा है कि माँ और बाप भी अलाउड नहीं है क्लिनिक में, दादा दादी या ताऊ बच्चे को लेके आता है। अच्छा। लेकिन समय बदल रहा है, जैसा मैडम बता रही हैं। जी। ओकेजनली आपको बच्चे भी मिलते हैं और ख़ास तौर से अब तो बड़े बच्चे कॉन्फिडेंट और फ्रेंडली होते जा रहे हैं। दे आर कमिंग, अपने आप सीधे आते हैं। कुछ बच्चे किसी पेरेंट के साथ नहीं आते हैं, हालांकि उनकी संख्या कम है लेकिन वो बढ़ेगी। जी डॉक्टर अनु, अगर हम अभी एडोलेसेंस की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो लाइफस्टाइल बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि पुबर्टी एज जो है, जो वो फेज़ है, वो बहुत अर्ली आ रहा है, बहुत पहले आ रहा है। तो क्या किया जाए ऐसे में? किस तरीके के चैलेंजेस अब फेस करने को मिलेंगे? जी भावना जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। द प्यूबर्टी का जो एज है, इट इज़ नीचे आता जा रहा है। यंगर बच्चे, छोटे बच्चे आर अटेनिंग प्यूबर्टी। उसका एक कारण तो ओवर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा है जेनेटिक्स एंड तीसरा है सेक्युलर ट्रेंड्स, है ना। ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रहा है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है। चाहे डेवलप्ड नेशंस हो, चाहे LMIC कंट्रीज हो, दिस इज हैपनिंग एवरीवेयर। बट बहुत सारा ये जो रेगुलेट होता है वो जेनेटिक्स से भी होता है। सो maternal age of attaining menarche very closely coincides with the daughter's age of attaining menarche. Okay. So genetics plus epigenetics plus environment plus obesity, these are all the factors that are leading to early age of menarche. तो डॉक्टर साहब सॉल्यूशंस क्या हैं? बहुत से लोग इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं, तो जैसा आपने कहा कि बच्चों में भी कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, ओबेसिटी भी हो सकती है, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन बहुत कुछ लाई करता है हमारे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम पे फिट इंडिया। हमें इस चीज़ को लाना पड़ेगा कि बच्चों पे ध्यान दिया जाए और बच्चों के लिए खुद हम रोल मॉडल्स बने। आप बच्चे को ये नहीं कह सकते कि जाइए फुटबॉल खेल के आइए। आप खुद सुबह बाहर निकलिए और रोल मॉडल बनिए और खुद उनके साथ खेलिए। आप अगर अच्छे फुटबॉल प्लेयर हैं तो आपका बच्चा ज़रूर खेलेगा, और अगर आप हर समय टीवी और कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो पुश करने से आपका बच्चा कभी खेलने नहीं जाएगा। और ये माताओं के लिए और ज़रूरी है जो कि हर समय घर में रहती हैं और ज़्यादा समय बच्चों को दे सकती हैं, उनका रोल मॉडल होना। दूसरा, फैसिलिटेटर होना चाहिए। माँ बाप को देखना चाहिए कि बच्चा समय निकाल के इन सब खेलकूद के कार्यक्रमों में अपना समय दे। अगर आसपास कोई प्रतियोगिता हो रही है उसमें बच्चे के नाम फैसिलिटेट कराए। तो सबसे पहला काम तो परिवार स्तर पे होना चाहिए। परिवार में विरोध नहीं होना चाहिए कि भाई सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। दिन में 1 घंटा सिर्फ खेलने के लिए जाना है। बच्चों के लिए एटलीस्ट 1 आवर, 1 घंटा कम से कम जरूरी है। WHO के रिकमेंडेशंस हैं कि 30 मिनट रोज हफ्ते में 3 दिन, और 30 मिनट इज़ मॉडरेट एक्टिविटी, यानी कि आपको खेलना कूदना है, बाईसाइकिलिंग करनी है, स्विमिंग करनी है, कम से कम आधा घंटा। और इसके अलावा विगरस एक्टिविटी हफ्ते में 3 दिन और। तो ये कार्यक्रम सबसे पहले तो परिवार स्तर पे। दूसरा, स्कूल स्तर पे। स्कूल का क्यूरिकुलम डिसाइड करता है कि बच्चा कितनी समय फिजिकल एक्टिविटी करेगा, वो भी एक बड़े समय तक है, कक्षा 12वीं तक। और जिन स्कूल में अच्छी फिजिकल एक्टिविटी है वही बच्चे बाद में कॉलेज और लेटर ऑन लाइफ में अच्छा फिजिकली फिट रहते हैं। जो बच्चे बचपन में ही एक लेजी प्रोटोकॉल में डाल दिए जाते हैं वो कॉलेज और लेटर ऑन लाइफ में कभी एक्टिव प्रोटोकॉल में नहीं रहते। तीसरा, कम्युनिटी। हाई राइज बिल्डिंग्स आ गई हैं, प्लेग्राउंड्स नहीं हैं। आइडेंटिफाई करना चाहिए कम्युनिटी को, आसपास के कौन से स्कूल्स हैं, कहाँ प्लेग्राउंड्स हो सकता है जहाँ पे रेगुलर कम्युनिटी को इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने चाहिए। हॉकी मैचेस हैं या रनिंग है, खो खो है जिसमें कि खूब फिजिकल एग्जॉशन है, बैडमिंटन है, गेम्स हैं। तो ये काम सिर्फ परिवार पे नहीं हो सकता और सरकार इसके लिए सीरियस है। और इसीलिए आपके पास 2019 से सरकार का कार्यक्रम है। बात है कि इसको परिवार लेवल पे सेंसिटाइज हो, मीडिया इस चीज़ को और सेंसिटाइज करे और ये हमारे देश में सपना पूरा हो। डॉक्टर अनु, परिवार की जिम्मेदारी बनती है, जाहिर सी बात है, लेकिन किस तरीके से अंदाज़ा लगाया जाए, पता लगाया जाए कि जो हमारा बच्चा है वो अभी ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को फेस कर रहा है, कैसे पता लगेगा? एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो हमें ये जो मिसकंसेप्शन है, जो दादी नानियाँ या घर के बड़े बोल देते हैं
ये तो ना छोटा बच्चा है, इसको खूब घी खिलाओ, इसको खूब मक्खन खिलाओ, अरे ये मोटा नहीं है। दैट कंसेप्शन, वो उसको जो मिसकंसेप्शन है ना माँ के दिमाग में कि नहीं दादी नानी ने बोला है घी खिलाओ, बच्चा मोटा नहीं है, बच्चों में हार्ट डिजीज नहीं होता, ऐसा होता नहीं है। बिकॉज जो आप सर ने बात कही कि बड़े होके हार्ट डिजीज हो रही है, हाइपरटेंशन हो रही है, ग्लूकोज की बीमारी हो रही है, ये कोई 30 साल पे शुरुआत नहीं होती है इसकी शुरुआत तब होना शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। तो ये तो वहीं से शुरुआत हो गई। तो यूजुअली जब हम बच्चे को देखते हैं, ओपीडी में देखते हैं, तो हर डॉक्टर सबसे पहले बच्चे का वजन लेता है, बच्चे की हम हाइट लेते हैं, हाइट लेके एक ग्रोथ चार्ट है जिसमें हम उसको प्लॉट करते हैं। ये बड़ी साइंटिफिक बातें हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो डॉक्टर आपको बता देंगे कि इसका वेट या हाइट ठीक नहीं है, या तो वो ट्रैकिंग करना होता है बच्चे को बार बार। जब आप लेके जाते हैं इम्यूनाइजेशन के लिए लेके जाते हैं या कोई बीमारी होती है तो लेके जाते हैं, तो उसमें वेट, हाइट, बीएमआई देख के डॉक्टर आपको बता देंगे कि बच्चा ओबीस है, ओवरवेट है या अंडर नरिश्ड है। जी बिल्कुल। डॉक्टर दिनेश, क्योंकि आप पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं, तो अगर हार्ट संबंधी बात करें, क्या टिप्स देंगे आप एडोलेसेंट्स को? देखिए, जितनी भी दिल की बीमारियां हैं, ये सब का जेनेसिस जो है वो माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो प्रेगनेंसी में मदर का बहुत बढ़िया केयर होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा ठीक वजन का पैदा हो। जो बच्चे कम वजन के पैदा होते हैं वो हमेशा नॉर्मल बच्चे के बराबर जीवन नहीं जीते हैं। उनमें डायबिटीज़ और हार्ट की डिजीज़ेस ज़्यादा कॉमन है, और ये अभी ओपन क्वेश्चन है, बहुत कुछ रिसर्च इसमें अभी हो रही है। दूसरा, हमें इस चीज़ से भी लड़ना है कि एक शबी बच्चा हो जो बड़ा मोटा सा दिखता है, उसे बड़ा खुश होता है परिवार कि वाह क्या बढ़िया बच्चा है मेरा, कितना स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या वो सही है, ये ग्रोथ चार्ट पे चेकआउट होना चाहिए। ऐसे कोई सॉफ्ट पैरामीटर्स नहीं है जिससे एकदम से पता लगाया जा सके कि ये ओबीज होने जा रहा है, लेकिन ऑब्वियसली ग्रोथ चार्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बच्चे में ये बीमारी हाइपरटेंशन की, ओबेसिटी की ये ट्रैक होगी, ये आगे एडोलेसेंस और अडल्ट में जाएगी। यानी कि जो बीमारी 50-60 साल में होने वाली है वो शायद 25-30 साल में होने वाली है, अगर इन लोगों को आप ट्रैक कर सकते हैं। तीसरा, खान पान, डाइट जैसे बोला जा रहा है, मिलेट्स, डाइट में जैसे सारे ग्रेन्स इंक्लूड करने की बात हो रही है, डाइट्स में जिस तरह से हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट को कम करने की बात हो रही है, डाइट में अधिकतर नमक को कम करने की बात हो रही है, डाइट में ट्रांस फैट आपके जितना है ये बाज़ार में अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल और जो आसानी से पाया जा सकता है भोजन, एक ऑर्डर किया अभी आ गया, ये सब किसी भी तरह से स्वास्थ्य के लिए अच्छे तो कहना दूर हानिकारक हैं। तो ये एडोलेसेंट्स को देखना है कि परिवार के साथ भोजन करना है, टीवी और कंप्यूटर के साथ नहीं। तो परिवार के साथ एडोलेसेंट्स अपना समय खर्च करें, माँ बाप अपने काम में व्यस्त ना रहें, भोजन का समय बनाएं, परिवार का जो भोजन हो वो बच्चों को खिलाया जाए। बच्चों के कॉन्सेप्ट्स 10, 11, 12 साल तक बन जाते हैं जो ज़िंदगी भर वो कैरी करते हैं। अगर इस बीच में आपने बच्चों को समय नहीं दिया तो वो सारा ट्रांस फैट, वो हाई सोडियम डाइट और इन सब चीज़ों की वजह से आपके बच्चों को बाद में हाई ब्लड प्रेशर रहना और हार्ट अटैक्स होना बहुत कॉमन बात है, एपिडेमिक है। हम डायबिटीज़ की एपिडेमिक पे बैठे हुए हैं और बच्चों में डायबिटीज़ की एपिडेमिक पे बैठे हुए हैं। हम लोगों के पास बड़ी डायबिटीज़ की क्लिनिक्स बच्चों की चल रही हैं और ये सब बदलते समय की निशानियां हैं। डॉक्टर अनु, यहाँ पर एक सवाल ज़रूर बनता है कि जो आजकल हेल्थ ड्रिंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं और हर कोई पीना चाहता है, लेडीज़ के लिए अलग है, मेल्स के लिए अलग है, उसके अलावा बच्चों के भी एज वाइज अलग है, तो ये कितने ज़्यादा ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी साबित होते हैं? You know, they are brilliant at marketing. This is healthy drinks, healthy foods. जिनका जितना हेल्दी पैकेजिंग है ना वो उतना ही अनहेल्दी है, इंक्लूडिंग डाइट कोल्ड ड्रिंक्स। Oh God, that's like it should be banned. These should not be even entering the house. Because what happens is adolescent आपको देखेगा, oh mama is having diet coke, है ना, मम्मी diet coke पी रही है, मम्मी is very slim, so I also want to take. So they try to emulate the parents, है ना। तो बच्चों के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दे आर नोन टू कॉज स्ट्रोक्स एंड हार्ट डिजीज लेटर इन लाइफ एंड इट शुड नॉट बी गिवन। एंड एनीथिंग विद अ पैकेट राइटिंग हेल्दी,
is not healthy. Take it from me. Yes. Okay. So it's very important कि जब हम कोई चीज़ हेल्दी करके अपने घर में लाते हैं जी। उसका लेबल पढ़िएगा, जी। उसका सोडियम कंटेंट जरूर देखिएगा, जो कि हम देखते नहीं जी। है। हम कार्ब्स देख के खुश हो जाते हैं कि ओ दिस इज ओनली 30 कार्ब्स जी। इन 100 ग्राम्स, जी। सो आई एम हैप्पी। जी। प्लीज डोंट डू दैट, रीड द एंटायर लेबल जी। एंड बिल्कुल, टेक अ तो इंटेलिजेंट डिसीजन। क्योंकि आज इंटरनेशनल लिटरेसी डे है, बहुत ज़रूरी है कि हम न्यूट्रिशन लिटरेसी और हेल्थ लिटरेसी पर भी बल दें। आज कार्यक्रम में आके बढ़ते बच्चों के बारे में जानकारी देने के लिए आपका डॉक्टर अनु और डॉक्टर दिनेश बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। थैंक यू।